चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे रिपोर्टर्स लाइव का। आज वहां देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर उनसे तमाम अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और इस रिपोर्टर लाइव के स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, अगर आज बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं, क्या कुछ आज अपडेट रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिहाज से बात करें तो अभी भी जो महिला आरक्षण बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी बिल, केंद्र सरकार लोकसभा में जिस तरीके से पारित नहीं हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसका जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जो महिला नेता हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मोर्चा देखिए संभाला गया है और ताबड़तोड़ जवाब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाई है कि किस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, खासतौर से विपक्ष की बात करें तो खासतौर से कांग्रेस ने पास होने नहीं दिया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज कुमारी शैलजा चंडीगढ़ पहुंच रही हैं। सांसद है, हरियाणा से लोकसभा सांसद है कांग्रेस की और दिग्गज नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है और चंडीगढ़ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि लोकसभा में पारित नहीं हुआ उसको लेकर कांग्रेस लगातार देखिए ये कह रही है कि 543 जो लोकसभा सीटें इस वक्त हैं उसी पे आरक्षण दे दीजिए और तत्काल तौर पर इसे लागू कीजिए। कांग्रेस और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, उनका कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 2029 से ही लागू हो जाता, ऐसे में जो खासतौर से कांग्रेस और टीएमसी है उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया और यही वजह है कि नारियों का अपमान किया गया है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से देखिए मोर्चा एक दूसरे के खिलाफ खोल दिया गया है और लगातार महिला जो नेता है उन्हें आगे रखा जा रहा है एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए। अगर हम पंजाब बीजेपी की बात करें तो पंजाब बीजेपी की तरफ से 25 तारीख को चंडीगढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिसमें खासतौर से कांग्रेस को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोर्चा महिलाओं की तरफ से संभाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव 23 तारीख को होने हैं बंगाल में, उसके बाद दूसरे चरण के 25 को, उससे पहले एक दूसरे पर महिला जो आरक्षण बिल है उसको लेकर कहीं ना कहीं साधने का काम किया जा रहा है और एक विशाल रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और अब कह सकते हैं कि 2029 तक एक मुख्य जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास यही है। अब महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं होने दिया गया उसी को लेकर देखिए साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 24 तारीख तक का ये अलर्ट है, येलो अलर्ट है, जिसपे ये चेतावनी दी गई है कि 4 दिनों तक लगातार हीट वेव दिन में चलेगी और इसके अलावा जो रातें हैं वो भी बहुत ज्यादा गर्म रहने वाली हैं। अभी के तापमान की बात करें तो 40 पार देखिए तापमान कर चुका है इस वक्त। और मौसम विभाग के साथ साथ जो चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी लोगों को हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है कि दोपहर के वक्त घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर किसी कारणवश आपको निकलना पड़ता है तो अपना खासा ध्यान रखें और सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो गर्मी है और भी ज्यादा कहर जो है भरपा सकती है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए नीदरलैंड्स दौरे पर इस वक्त चल रहे हैं। वहां पर उद्योगपतियों से उनकी लगातार मुलाकात की जा रही है और पंजाब की मान सरकार का ये दावा है कि कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई ऐसे उद्योगपति हैं जो पंजाब में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और पंजाब में देखिए विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है फरवरी में चुनाव ना होकर दिसंबर में ही हो जाए। अगर दिसंबर में हो जाते हैं तो माना जा सकता है कि समय बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में एक दूसरे को साधने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उद्योगों को लेकर मान सरकार पर लगातार ये आरोप चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि उद्योग जो है पलायन कर रहे हैं पंजाब से लगातार दूसरे राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री का ये क्या नीदरलैंड्स दौरा और विदेश में जाकर उनकी तरफ से ये कहना कि जो विदेशी उद्योगपति हैं वो पंजाब में निवेश करना चाहते हैं, कितना निवेश इकट्ठा यहाँ पर होता है, क्या दौरा ये सफल रहता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तमाम खबरें हैं
जिन पे हमारी नजर है। बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से तमाम अपडेट्स आपने साझा की है, जिस तरीके से आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर भी बातें साझा की, और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है पंजाब राज्य में नजदीक आते नजर आ रहे। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वाराणसी चलकर हमारे सहयोगी सचिन पांडे का रुख करना चाहेंगे। सचिन, अगर बात करें तो आज तमाम बड़े जो है सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी श्रृंगेरी मठ में जो वेद विद्यालय का शुभारंभ हुआ है उस पर। लगातार जो शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। लगातार जिस हिसाब से इस समय जो काशी में अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात कर दूं तो आज मुख्यमंत्री शाम 5 बजे काशी पहुंचेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है। प्रस्तावित दौरे को लेकर के निरीक्षण भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और जितने भी वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी करेंगे। BLW में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम की निरीक्षण करते हुए जो यहाँ के CP है या DM तमाम आला अधिकारी जो है वो साथ मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री का दौरा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। रूट डायवर्जन को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि लगातार जिस हिसाब से 5 बजे पर मुख्यमंत्री काशी पहुंचेंगे, सीधा जो कह सकते हैं जो यहाँ के वाराणसी के जो DMC यहाँ पे जो CP है तमाम जितने आला अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है काशी में। उसको लेकर के पूरी जो सरगर्मियां है वो बड़ी तेज है। लगातार जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ट्रैफिक व्यवस्था की जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो लगातार अधिकारी लगे हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात कहूं तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी में जो समय हीट वेव का जो क्या है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार जो CMO हुए चाहे जो विभाग के अधिकारी हुए, साथ ही बात उन्होंने साफ निर्देश दे दिया गया है कि जो भी इस समय हीट वेव है उससे जो बचे और कहीं ना कहीं जाकर के जो गर्मियां है वो उससे कहीं ना कहीं जो लोग है बचते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जाकर जो पानी है उसको भी पीते हुए चले। तो कह सकते हैं कि तमाम बड़ी खबरों के बीच में काशी में भी आज हलचलें जोर से देखने को मिलेगी। जी ठीक है सचिन, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार देवभूमि उत्तराखंड का रुख करना चाहेंगे जहां राजधानी देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। उपेंद्र, अगर बात करें तो देवभूमि में क्या कुछ बड़े अपडेट, क्योंकि अगर बात करें कल से केदारनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित नहीं हो पाया, उसको लेकर भाजपा पूरे देश भर में जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है वो कर रही है, उसके साथ ही उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी जो है वो सरकार यहाँ पर कर रही है और उसमें जिस तरीके से विपक्ष का निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित करने को लेकर यहाँ पर जो है विशेष सत्र का आयोजन जो है वो किया जाएगा। उसके साथ ही जिस तरीके से जो महिला मोर्चा है भाजपा की, उनकी ओर से भी लगातार बैठकें की जा रही है और जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो जिला पंचायत सदस्य हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी अपने स्तर पर जो है जिला पंचायत सदस्यों के साथ जो है वो बैठकें करेंगे। ब्लॉक प्रमुख जो बने हैं वो अपने ब्लॉक स्तर पर जो है वो बैठकें करते हुए वहां पर भी एक प्रस्ताव जो है निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आएगी। उसके साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद, यानी कि 30 अप्रैल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से विशेष सत्र जो है बुलाया जा रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद यानी कि मई के महीने शुरुआती सप्ताह में यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर विशेष सत्र जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जो है विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और विपक्ष को लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इस पूरे अधिनियम को जो है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक जनता के बीच, महिलाओं के बीच जो है एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से विपक्ष जो है नहीं चाहता है कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़े, सशक्त बने। जिस तरीके से हमारी सरकार महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात जो लगातार कह रही है, उस पर जो है विपक्ष पर लगातार जो है भाजपा हंगामा करती हुई नजर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो चुके गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ
जो है वो खुल चुके हैं। और वहीं अब बाबा केदार के कपाट जो है कल सुबह जो है वो 8 बजे के करीब जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज जिस तरीके से जो बाबा केदार की पंचविग्रह डोली है वो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो है वो प्रस्थान कर चुकी है और ऐसे में आज शाम तक जो है वो केदारनाथ धाम में पहुंचेगी। और कल जिस तरीके से वहां पर बाबा केदार के कपाट जो है सुबह 8 बजे के करीब जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लगभग 20 से 30 क्विंटल फूलों से जिस तरीके से बाबा केदार के जो मंदिर को जो है पूरे सजाया गया है, पूरे प्रांगण में पूरी विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना जो है वहां पर की जाएगी। और जो गढ़वाल बैंड्स हैं उनके धुन के साथ जो है जिस तरीके से बाबा केदार का कपाट जो है वो खोल दिए जाएंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर साक्षी बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचते हैं, इस बार भी ये माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वहां पर कपाट खुलने के समय जो है श्रद्धालु जो है वो साक्षी बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा सहित केदारनाथ धाम को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। GNBN होटल से लेकर सड़क मार्गों को दुरुस्त जो है वो किया गया है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको भी इस बार काफी बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। बिल्कुल, ऐसे में उपेंद्र अगर बात करें, तमाम जानकारियां और अपडेट चारधाम यात्रा को लेकर आपने साझा किए, लेकिन मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देखा गया कि केदारनाथ में लगातार मौसम जो है वो बिगड़ता नजर आया था, बर्फबारी देखी गई थी। अब जो है केदारनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है कल से, अब श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आएगा। तो किस तरीके से मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं मौसम को लेकर? देखिए, मौसम की अगर बात की जाए तो फिलहाल मौसम जो है वो साफ बना हुआ है और जिस तरीके से हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि फिलहाल अभी मौसम जो है वो साफ बना हुआ है और उसको लेकर भी हालांकि अगर मौसम खराब होता है या कुछ दिक्कतें होती है तो उसको लेकर भी प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से पहले ही 24 घंटे पहले जो है वो चेतावनी वो दी जाएगी कि किस तरीके से मौसम जो है ऊंचाई वाले इलाकों में, खासतौर पर जो चारधाम वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरीके से जो मौसम रहने वाला है उसको लेकर मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पहले ही अलर्टनेस जो है मोबाइल के जरिए या पहले ही प्रशासन की ओर से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। और ऐसे में अगर कहीं पर कोई दिक्कतें अगर होती है मौसम के देखते हुए तो पहले ही यात्रा को जो है वो रोक दिया जाएगा, यात्रियों को रोक दिया जाएगा। तो इस तमाम सारे जो प्रबंधन है वो प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जो है वो कर दिए गए हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल मौसम जो है वो साफ बना हुआ है, क्योंकि अब ये 2-3 महीने जो है वो काफी पीक रहते हैं चारधाम यात्रा के, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये अप्रैल, मई और जून का जो महीना होता है काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि उसके बाद जब जुलाई और अगस्त का महीने में जिस तरीके से मौसम भी लगातार खराब होता रहता है और ऐसे में मानसून का सीजन जब आता है तो काफी कम जो है श्रद्धालु आते हैं। तो ये पीक सीजन होता है और काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन चारधाम को लेकर जो है वो कर दिए हैं और लगातार लाखों की संख्या में एक दिन में रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर क्या बोलते हैं जो ऋषिकेश और हरिद्वार में जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यानी कि पूरी तमाम सारी जो बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो सरकार और प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है और हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर सरकार अपना 100% देती नजर भी आ रही है। वापस आपके पास लौटेंगे, जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहेंगे जहां से श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बात करें तो घाटी के क्या कुछ नए अपडेट्स और खबर? हादसा जो पेश आया, एक बड़ी बस को जो यहाँ पे एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जिसके नतीजे में जो है काफी सारे जो यात्री है जो उसमें मुसाफिर थे वो जख्मी हुए थे। हालांकि कल शाम तक जो मौत का आंकड़ा था वो तकरीबन 28 तक पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह जब ये आंकड़ा देखा गया तकरीबन 22 के करीब इस बस में जो यात्रा कर रहे थे मुसाफिर वो पहुंच गई है। तकरीबन 22 के करीब इसमें व्यक्ति जो है अभी तक मर गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उनको फिर एक्सक्रीशिया और बाकी जख्मियों को जो है स्पेशल सहूलियात भी दी गई, लेकिन
सवाल ये है कि ये गाड़ी जो है किस प्रकार से इसमें तकरीबन 70 के करीब इसमें मुसाफिर जो इसमें सवार थे और किसने इसको अनुमति दी थी इस बस को वहां से चलने की। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि ये बस जो थी ये ब्लैक लिस्टेड बस थी। तकरीबन जो है इसके ऊपर अभी तक जो है 5 से 10 जो चालान है वो किए गए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। और किस आधार के बेस पे ये गाड़ी अभी भी चल रही थी, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मौत का आंकड़ा जो है अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो जख्मी है उनमें से कई एक जो व्यक्ति है वो भी अभी गंभीर रूप से यहाँ पे घायल है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो एक बार फिर प्रशासन के ऊपर ये सवाल कि किस प्रकार से इस बस में जो है 70 के करीब जो मुसाफिर है वो सवार हुए थे। दूसरा ये कि ये बस अगर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड बस थी तो इसको किसकी अनुमति के तहत ये बस जो है रूट पे चल रही थी। तीसरा ये कि इसमें किस प्रकार से जो 70 मुसाफिर जो है इसमें खचाखच भरे थे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। फिलहाल इस चीज को लेकर जो है हालांकि काफी इस इलाके में पर्टिकुलरली जम्मू के क्षेत्रीय इलाके में काफी शोक का जो है गम शोक का यहाँ पे माहौल बिल्कुल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया गया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे की जो है पूर्णम आंखों से इसको जो है हकीकत भी पेश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सवाल जो है वो पैदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार देख रहे हैं कि पहलगाम इंसिडेंट यानी बीते साल जो है अप्रैल के महीने में जो हादसा पेश आया, जिसमें जो है काफी सारे जो टूरिस्ट को नाम पूछ के और उनका जो है धर्म पूछ के उनको मारा गया और इसके बाद में उसकी बरसी आने वाली है। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी के काफी बड़े इंतजाम देखे गए हैं। हालांकि मेंस की श्रीनगर से लेकर अनंतनाग और अनंतनाग से लेकर बारामूला तक और पर्टिकुलरली पर्यटक स्थल चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमार्ग की बात करें, सोनमार्ग की बात करें, यहाँ पे भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जगह जगह पे फ्रिस्किंग की जा रही है और पर्टिकुलरली जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है NH-44, यहाँ पे भी स्पेशल जो है नाके लिए लगाए जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति से पूछताछ भी की जा रही है। और इस बार भी जो पर्यटक स्थल में जो काम कर रहे अधिकारी है या जो काम कर रहे जो वहाँ पे शॉपकीपर्स या बाकी चीजें हैं, तो उनको इस बार जो है QR कोड जो है प्रशासन की ओर से दिया गया है ताकि उस व्यक्ति की जो है जान पहचान हो जाए और जो वाकई तौर पे जो इस पर्यटक स्थल पे काम कर रहा व्यक्ति है क्या वो सही है या गलत है, वो QR कोड के थ्रू वो सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी बरसी आने वाली है, पहलगाम अटैक की बरसी आने वाली है। हालांकि उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को एक बड़ा जो जवाब भी मिला ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करके उनका कड़ा जवाब दिया। लेकिन वो ब्लैक डे आज भी जो है पाकिस्तान माफ कीजिएगा पहलगाम के खूबसूरत वादी में अभी भी वो जो है ब्लैक डे के तौर पे अभी भी जिंदा है। फिलहाल इस चीज को लेके भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, नशा और नशा तस्कर के खिलाफ जिस प्रकार से हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा पहले घोषणा की गई थी कि साउथ दिन तक एक खुसूसी मुहिम छेड़ी जाएगी, रैलियां निकाली जाएगी, लेकिन इसमें ये पेशरफ देखने को मिला। इस बार सिविल सोसाइटी से लेके जो है पर्टिकुलरली मस्जिद के लाउड स्पीकर जहाँ पे अजान दी जाती है वहां पे भी अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति उस मोहल्ले में या उस सोसाइटी में इस तस्करी कर रहा है, नशा या नशे का कारोबार कर रहा है, उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। कमेटी ने एक बार फिर पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, प्रशासन अपनी जगह काम कर रही है, सेना भी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन इस बार हमने देखा कि मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी, सिविल सोसाइटी भी इस बार जो है सामने आ रही है। हालांकि जो आंकड़े हैं बिल्कुल चौंका देने वाले आंकड़े हैं। तकरीबन 12 लाख के करीब जो नौजवान हैं अभी भी इस वबा में मुब्तला हुए हैं और जिसको लेकर फिर एलजी मनोज सिन्हा या प्रशासन ने एक खुसूसी मुहिम छेड़ के रखी है। और फिलहाल इस चीज को लेकर भी अभी मुख्तलिफ जगहों पे चाहे बिल्कुल अजहर, लगातार नशे को लेकर राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी नशे के खिलाफ लगातार एक्शन लेता नजर आ रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से उपेंद्र आपके पास आते हुए आपका रुख करना चाहेंगे। अगर बात करें पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, देवभूमि को लेकर किस तरीके का मौसम का अपडेट जो है वो जारी किया गया है, आने वाले दिनों में किस तरीके से गर्मी पड़ती नजर आएगी?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी जो भीषण गर्मी है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और भी मैदानी क्षेत्रों की खास तौर पर बात की जाए, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए, तो यहाँ पर 35 से ऊपर जो है वो तापमान दिन दोपहर के समय जो है वो चल रहा है। यानी कि 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो तापमान चल रहा है। हालांकि जो ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है तापमान में थोड़ा सा गिरावट जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले महीने जिस तरीके से जो बारिश हुई थी उसका असर जो है अभी भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों क्षेत्रों में हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो तापमान में अगर देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का भी अभी ये मानना है कि अभी आने वाले दिनों में जो है गर्मी जो है वो और ज़्यादा जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो तापमान में और बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल जो है मौसम में कोई खास परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि ऊंचाई इलाकों में जो 2000 या 4000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश जो है कहीं कहीं पर जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो है बारिश की संभावना अभी काफ़ी कम जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से पहले पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो बारिश जो लगातार देखने को मिल रही थी, अब जो है अब फिर से जो है उत्तर भारत या अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो तापमान में अब बढ़ोतरी जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल सकती है। अभी अप्रैल का बिल्कुल उपेंद्र, महीना है, लगातार तापमान में मई और बढ़ोतरी जून देखने में को जो है मिल भी रही तापमान है। में और आने बढ़ोतरी वाले होगी। समय को लेकर भी आईएमडी जो है प्रदेश भर में, देश भर में तपती लू चलने का अलर्ट जारी कर चुका है। एक बार फिर से श्रीनगर जाकर अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगी मैं, घाटी पर मौसम किस तरीके का है? देखिए, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, बीते दिनों जो है घाटी का मौसम जो है बिल्कुल सामान्य नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल ठंड जो है और उसके साथ साथ बारिश है, और हमने देखा कि बीते दिनों काफी सारी जगहों पे जो है ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके नतीजे में किसान जो है काफी परेशान हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने फिर उसके बाद में प्रिडिक्ट किया था कि अगले कई दिनों तक जो है किसानों को, यहाँ हम यूं कहेंगे घाटी के लोगों को आराम मिल सकता है, राहत की सांस मिल सकती है। और उसके पेश नजर बीते दिन से ही जो है घाटी में मौसम एक बार फिर सुहाना हुआ है। धूप जो है वो साफ तौर पर दिख रही है, और इस प्रकार से किसानों ने बिल्कुल अजहर, अगर बात करें लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक पल में सर्दी हो जाती है तो एक पल में जो है लोगों को गर्मी से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ के तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।